हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन वेव मोशन एंड साउंड से डॉपलर इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या है टॉपिक हमारा? डॉपलर इफेक्ट। ओके, कभी आपने सुना होगा इसके बारे में। ये क्या होता है? इसमें दो चीजें होती है, एक होता है सोर्स ऑफ साउंड और एक होता है एक जो ऑब्जर्व कर रहा है साउंड को। ठीक है, तो एक है हमारा, मान लेते हैं हमारे पास एक गाड़ी है ना। ये गाड़ी है तो इसके पास हॉर्न होगा। अगर वो हॉर्न मारेगा, ये हॉर्न है हमारा बहुत ही ख़राब सा, इससे क्या निकलेगी? साउंड निकलेगी। ठीक है, साउंड जब एयर में या किसी मीडियम में ट्रैवल करेगा तो वेव जैसा होगा, वेव होगा वो। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड सोर्स। और जो ऑब्जर्व करेगा उसको बोलेंगे हम लोग ऑब्जर्वर। जो भी है, बहुत ही ख़राब बना है, ये हमारा क्या है? ऑब्जर्वर। तो बात ये है कि सोर्स और ऑब्जर्वर की बात होगी। आप भी बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं सोर्स हो जाऊंगा, लेकिन हमने सोर्स में गाड़ी को लिया क्योंकि हम लोग ऐसी ही बातें करेंगे। जैसे ट्रेन आपको जब अप्रोच करती है तो ट्रेन हॉर्न जब मारता है तो वो साउंड को प्रोड्यूस किया, साउंड जब ट्रेवल करके आता है तो वो साउंड भी आ रहा है और ट्रेन भी आ रही है। मेरी बात समझ आ रही है? तो जब भी इस तरह की बात होती है कि जो सोर्स और ऑब्जर्वर, या तो ये भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि कहीं गाड़ी रुकी हुई है ना, एक गाड़ी रुकी हुई है, वो हॉर्न मार रहा है और कोई बाइक लेके उस गाड़ी के पास जा रहा है। ठीक है, तो जो बाइक लेके जा रहा है वो ऑब्जर्वर है और जो कार साउंड को प्रोड्यूस किया वो क्या है? सोर्स है। तो जिसके साउंड को हम कंसीडर करेंगे वो सोर्स होगा और जो ऑब्जर्व करेगा उस साउंड को, जो सुनेगा, उसको ऑब्जर्वर कहेंगे। तो दो चीजें हो सकती है कि सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर के पास या ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स के पास, या हो सकता है सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाए, या हो सकता है ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाए, या हो सकता है सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, या हो सकता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे से दूर जाए। ये सारे केसेस में सोर्स जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्जर्वर जो सुन रहा है, दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन है। मोशन खुद रिलेटिव है। यहां रिलेटिव मोशन का मतलब यह है या तो दोनों एक दूसरे के पास आ रहा है या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, या कोई एक दूसरे के पास जा रहा है या कोई दूसरा पहले के पास आ रहा है। मतलब कुछ भी हो सकता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहा है या एक दूसरे के नजदीक आ रहा है। एक दूसरे से दूर जाने के लिए सोर्स अगर दूर जा रहा है तो भी ऑब्जर्वर दूर जा रहा है। अगर सोर्स जा रहा है इधर, है ना, इसका मतलब सोर्स दूर से दूर हो रहा है ऑब्जर्वर से, तो ऑब्जर्वर भी सोर्स से क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। अगर सोर्स ऑब्जर्वर के पास हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जर्वर भी सोर्स के पास हो रहा है। या हम कहें कि ऑब्जर्वर सोर्स के पास हो रहा है, इसका मतलब सोर्स भी ऑब्जर्वर के पास हो रहा है। या आप कहें कि ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, इसका मतलब सोर्स से ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, तो सोर्स भी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? कोई भी एक पास आए या दूर जाए, या दोनों पास आए या दोनों नजदीक जाए, बात यह है कि दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑब्जर्वर जितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है उतनी ही स्पीड से सोर्स भी आगे बढ़े उसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में जो पोजीशन है वो बदलेगा नहीं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होने वाला नहीं है। तब हम बोलेंगे कि रिलेटिव मोशन नहीं है। रिलेटिव मोशन का मतलब यह है कि ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज चेंजिंग विथ टाइम। अगर ऐसा होगा तो जो फ्रीक्वेंसी हम ऑब्जर्व करेंगे और जो रेस्ट में दोनों था, मतलब दोनों के बीच का जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा था, उस केस में जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही थी दैट विल बी डिफरेंट। मतलब जो ऑब्जर्व होगी फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली? जब उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। समझेंगे धीरे धीरे। तो व्हेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, इसके लिए कोई सोर्स भी ऑब्जर्वर के नजदीक आ सकता है या ऑब्जर्वर सोर्स के नजदीक आ सकता है, समझ रहे हैं? या सोर्स कुछ भी हो सकता है, दोनों के बीच का बस क्या चेंज हो? पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ऐसा होगा तो जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी और जो पहले फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही थी, दोनों जब रेस्ट में था एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वो डिफरेंट होगी। मतलब क्या कहना हम चाह रहे हैं? देखिए, वेन एवर देयर इज, समझेंगे हम लोग आराम से, वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, यहां रिलेटिव मोशन का होना इंपॉर्टेंट है। दोनों चले और दोनों के बीच में कोई पोजीशन ही ना बदले टाइम के साथ, तो फिर रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। और जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। तो नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही थी वही होगी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से कोई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हमारी नहीं होगी। व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, सोर्स कौन है? जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। ऑब्जर्वर कौन है? जो साउंड को सुन रहा है ना। दो कार्स भी हो सकता है, एक कार
एक कार में जो बैठा हुआ है जो सुन रहा है, तो वो कार पूरा को हम क्या मान सकते हैं, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें, कंसीडर कर लें, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जर्वर, और एक कार जो हॉर्न मार रहा है वो हो जाएगा सोर्स। क्लियर है? व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन between source and observer, the frequency of sound heard कौन करेगा? ऑब्जर्वर। heard by observer is different, ऑब्जर्वर लिखा हुआ है, is different from a actual frequency of sound source, from actual frequency of sound source। साउंड के सोर्स की एक एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी, उससे डिफरेंट हो जाएगी कब? जब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच का एक रिलेटिव मोशन हो, दोनों चले और दोनों के बीच का पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो रिलेटिव मोशन नहीं है। रिलेटिव मोशन का मतलब दोनों एक दूसरे के पास किसी भी तरह से आ रहा है या दोनों एक दूसरे से दूर किसी भी तरह से जा रहा है। क्लियर है? इतनी बात समझ आ रही है? उतार लीजिए, है ना। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, डॉपलर इफेक्ट का ये इंट्रोडक्शन है। फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं, है ना। होता क्या है, कोई अगर एक केस लें, जैसे हम मान लेते हैं कि सोर्स नज़दीक जा रहा है ऑब्जर्वर का, है ना। सोर्स जब ऑब्जर्वर के नज़दीक जाता है तो होता क्या, मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है और बस सोर्स ऑब्जर्वर के नज़दीक जा रहा है, तो रिलेटिवली ऑब्जर्वर भी सोर्स के नज़दीक आ रहा है। ऑब्जर्वर अगर राइट में जा रहा है तो सोर्स अगर राइट में जा रहा है तो ऑब्जर्वर लेफ्ट में आ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? सोर्स के रिस्पेक्ट में। सोर्स ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में राइट में जा रहा है तो ऑब्जर्वर सोर्स के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में आ रहा है। ये सब हमने रेस्ट और मोशन में समझा दिया है कि रिलेटिव कैसे होता है। क्लियर है? तो जब अप्रोच करेगा, इसको बोलते हैं अप्रोचेस, है ना। ये इसको अप्रोच करे, ये भी इसको अप्रोच कर सकता था। जब अप्रोच होगा, जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो फ्रीक्वेंसी होगा ऑब्जर्व्ड, वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? और इसका मतलब ये है कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, इसको हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है उसको हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये क्या हो गई? इंक्रीज हो। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो एफ ही है, लेकिन जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, दैट विल इंक्रीज। ओके, इसका मतलब जो ऑब्जर्व पिच है वो ज्यादा हो गया। जब भी ऐसा होता है तो साउंड की जो श्रिलनेस है ना, वो बढ़ जाती है। क्लियर है? उसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि सोर्स अगर दूर जा रहा है, ये अप्रोचेस वाली कहानी है, इसको भी रेस्ट में ही मानते हैं। बहुत तरह से हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो भी सोर्स दूर जा रहा है, लेकिन हम कोई एक केस ले रहे हैं, मतलब ये अप्रोच नहीं, ये क्या सेपरेशन हो रहा है, दूर हो रहा है एक दूसरे के बीच। तो अगर सेपरेशन हो तो ये इंप्लाई करता है जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है ना, वो डिक्रीज कर जाती है। कैसे होती है समझेंगे? पिच डिक्रीज कर जाती है, मतलब जो श्रिलनेस है साउंड की वो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो जाती है, सबके अकॉर्डिंग नहीं। अगर ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अगर ये इधर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जर्वर भी 2 मीटर पर सेकंड से उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो फिर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, मतलब साउंड की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, दैट विल बी सेम। और जब सेम हो जाए तो डॉपलर इफेक्ट होगा ही नहीं, जीरो डॉपलर इफेक्ट होगा। क्लियर है? इतनी बात तो आपको समझ आ गई। ये होगा, बट कैसे होगा इसको समझेंगे। इसके डिफरेंट हमारे पास सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस को हम लोग ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डॉपलर इफेक्ट में हो एक्चुअल में क्या रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला केस है ना, केस 1। देखिए, इस टॉपिक के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, है ना, इसीलिए वक्त लगा। बहुत सारे बच्चे गुस्सा जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि सर आप जल्दी वीडियो नहीं लाते हैं। मैं जिसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको समझ आता है ये सारी चीज़ें, हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है ऑनलाइन वाला, वो आपकी वजह से चलता है। एक तो आप बहुत पसंद करते हैं, दूसरी बात यह है कि आप ये चीज़ देख लें कि डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ होगा, है ना, वो आप फॉलो करें, समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप खुद समझदार हैं, ठीक है। अपने गार्जियंस को ये बात आप ज़रूर बताएं कि सिस्टम चलने के लिए क्या चाहिए होता है, कैसे आगे बढ़ता है ना। यू अंडरस्टैंड बेटर देन मी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है, मतलब सवाल ने केस क्या है। व्हेन, हमने यहाँ कोई केस लिख दिया, व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट, सिंपल वाला लेते हैं, सोर्स इज एट रेस्ट
एन ऑब्जर्वर इन मोशन। लेकिन अगर ऑब्जर्वर मोशन में है सोर्स के रिस्पेक्ट में, तो सोर्स भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में हो जाता है। मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। जब भी ऐसा लिखता हूं कि सोर्स रेस्ट में, मतलब सोर्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और ऑब्जर्वर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन में है। लेकिन ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में, ये बात ख्याल में रखें, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हॉर्न है, यहाँ पे ये एक साउंड प्रोड्यूस किया, तो ये कुछ इसका क्या हुआ, वेव, बस एक ओवरव्यू है ना। और सोर्स जो है ना वो रेस्ट में, और इससे साउंड निकला, और इसकी स्पीड कितनी है, v स्पीड। साउंड की स्पीड कितनी, ये नहीं आगे बढ़ रहा है, सोर्स किस में है, रेस्ट में। और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर इन मोशन, ये ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर इधर आ रहा है कितने स्पीड से, v0 स्पीड से। v0 इज द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर एंड v इज द स्पीड ऑफ साउंड, नॉट द सोर्स। सोर्स तो रेस्ट में है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। तो v क्या है हमारा, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड, ये ख्याल में रहे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होगा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, स्पीड ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसको क्या लगेगा, ये तो v स्पीड से आ रहा है, ये इसको अप्रोच कर रहा है कितनी स्पीड से, v0 स्पीड से, सिंपल है ना। तो दोनों एक दूसरे के पास आ रहा है। ये अगर 1 मीटर पर सेकंड में आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड नहीं होता, मान लेते हैं ये आ रहा है 350 मीटर पर सेकंड में, तो 1 सेकंड में वेव आगे बढ़ा 350 मीटर पर सेकंड। और ये मान लेते हैं इसकी स्पीड, मान लेते हैं बस, है ना, एग्जैक्ट मत समझिए, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड में आ रहा है, तो 1 सेकंड में 20 मीटर, ये भी तो आगे बढ़ा, तो एक्चुअल में दोनों पास कितना है, 370 मीटर आया, मतलब ऐड हो जाएगा। दैट इज क्या हो जाएगा, v प्लस v0। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हो जाएगा v प्लस v0। ओके, इतनी बात तो आपको समझ आ गई। अब क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी हमारा सोर्स का है, सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, जो स्पीड होता है किसी वेव का वो होता है वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड, है ना, वेवलेंथ इंटू 1 बाई टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड का ये फॉर्मूला आप तो पहले से जानते होंगे, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, स्पीड बाई वेवलेंथ। तो स्पीड हमारा v है और वेवलेंथ लैम्डा है ना। तो ये सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है जो एक्चुअल वाला है वो तो v बाई लैम्डा है। अब जो ऑब्जर्व्ड होगा ऑब्जर्वर के द्वारा वो कितना हो जाएगा, स्पीड हो गया v प्लस v0, और वेवलेंथ इस केस में नहीं बदलता है। एक बात आप ख्याल में रखें, जब भी ऑब्जर्वर मोशन में रहे और सोर्स मोशन में न रहे तो क्या चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ विल रिमेन सेम। लेकिन जब सोर्स चलेगा तो फिर कहानी बदल जाएगी, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस सिचुएशन। ओके, यहाँ पे नीचे लैम्डा, तो यहाँ पे v बाई लैम्डा, यहाँ v प्लस v0 बाई लैम्डा, बस इतना फर्क हो गया। जो f0 है, जो हमारा f0 है वो क्या हो गया, v प्लस v0 बटे, अगर हम यहाँ से लैम्डा निकाल लें तो हो जाएगा v बाई fs। तो ये v बाई fs, तो fs ऊपर चला जाएगा, f0 बराबर हो गया v प्लस v0 बाई v इंटू fs। ये फर्स्ट केस हो गया जब ऑब्जर्वर सोर्स को अप्रोच करेगा तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, v प्लस v0 बाई v इंटू fs। fs क्या है, सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ v प्लस v0 है, मतलब ऊपर ज्यादा है नीचे सिर्फ v है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं, f0 इज इक्वल टू v बाई v, कितना हो गया 1 प्लस v0 बाई v इंटू fs। तो ये एक में कुछ जुड़ा हुआ है, ये एक्स्ट्रा जो जुड़ा हुआ है, एक प्लस समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, मान लेते इसका वैल्यू 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2fs हो जाएगा। दैट इज जो हमारा f0 है, मतलब ये 1 प्लस समथिंग, मतलब एक से ज्यादा वाला वैल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे fs को तो f0 बड़ा होगा किससे, fs से। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द सोर्स फ्रीक्वेंसी। तो जब भी ऑब्जर्वर अप्रोच करेगा सोर्स को, तो रिलेटिवली सोर्स भी ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, लेकिन हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करें तो सोर्स रेस्ट में, ऑब्जर्वर मोशन में। तो ऑब्जर्वर चूंकि सोर्स के नजदीक आ रहा है, तो ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व्ड है दैट इंक्रीजेज, मतलब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो पिच बढ़ जाएगा, जब पिच बढ़ेगा तो श्रिलनेस बढ़ जाएगा। आई थिंक कि आपको बात मेरी समझ आ गई, क्लियर है। अब आप यहीं पे चाहें तो एक चीज और कर सकते हैं, ठीक। ये केस 1 में एक केस हो गया, केस 1 में एक बात हो गई, है ना। यहाँ ऑब्जर्वर क्या आ रहा है, नजदीक आ रहा है। ऑब्जर्वर जब, यहाँ क्या है, ये ऑब्जर्वर जब पास आ रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है, लिख दूं, ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है,
ठीक है। अब ऑब्जर्वर अगर सोर्स से दूर जाए तो क्या होगा, ये सब तो कुछ चेंज नहीं होगा। मान लेते हैं कि ये जो हमारा है ना, ये ऐसा ना है, ऐसा है, पलट गया, है ना। अब दोबारा बनाना है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा बताइए, ये v स्पीड से आ रहा है, मतलब ये आ रहा है 350 मीटर पर सेकंड से, और मान लेते हैं ये 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। तो एक सेकंड में ये अगर रुका हुआ रहता तो जो वेव है वो कितना अप्रोच करता ऑब्जर्वर को, 350 मीटर एक सेकंड में, लेकिन ये 20 मीटर आगे बढ़ गया, इसका मतलब 330 मीटर ही अप्रोच कर पाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? दैट इज यहाँ क्या हो जाएगा, v माइनस वी नॉट, यहाँ हो जाएगा v माइनस वी नॉट, यहाँ हो जाएगा v माइनस वी नॉट, यहाँ हमारा fs ऊपर चला जाएगा, है ना, यहाँ हो जाएगा v माइनस वी नॉट, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वी। यहाँ ऑब्जर्वर सोर्स से पास नहीं, सोर्स से दूर जा रहा है, रिलेटिवली ये भी जा रहा है दूर, लेकिन आप बात समझ पा रहे हैं। मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो उल्टी बात हो जाएगी, ये 1 माइनस समथिंग मतलब 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम वाले वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करें एफएस से तो और कम हो जाएगा, दैट इज एफएस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व्ड है वो डिक्रीज हो गया, है ना। मतलब ऑब्जर्वर अगर सोर्स से दूर जाएगा तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, मतलब श्रिलनेस कम हो जाएगा, पिच कम हो जाएगा। ऑब्जर्व्ड वाला, एक्चुअल वाला नहीं, एक्चुअल वाला जैसा है वैसा ही है। दिस इज केस 1। केस 1 में दो चीजें हो सकती है ना। केस 1 में हमने क्या बात करी, सोर्स को रेस्ट में, तो सोर्स को जब रेस्ट में रखेंगे तो दो बातें हो सकती है, एक अप्रोच वाला, एक सेपरेशन वाला। अप्रोच वाले में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और सेपरेशन वाले में फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व वाली घट जाएगी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है किसमें, समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब आप अगर अपनी किताब में देखेंगे तो किताब में जो लिस्ट गिवन है पेज नंबर 6.15 में, उसको आप समझने की कोशिश करें। जब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है इसका मतलब ऑब्जर्वर को रोक के रखा है, और जब सोर्स की वेलोसिटी 0 है तो सोर्स को रोक के रखा है। ये सारी कहानी आपको एक साथ समझ आ जाएगी, क्लियर है? निगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, नजदीक आ रहा है, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो यहाँ सोर्स है, इधर की बात को नेगेटिव माना है ना। नेगेटिव को अगर क्या माना है, टुवर्ड्स माना है, तो अवे होने से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव माना, इस तरह से यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। और जहाँ पे एन लिखा है, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी लिखा था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए एन लिखा है, ठीक है। मैंने लास्ट के दो कर दिए, उम्मीद है कि आप समझ ही पा रहे हैं। अब जो केस 2 है ये इंपॉर्टेंट है ना। मैंने जो f लिखा है वहां पे n लिखा है, क्लियर है? व्हेन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, वहां पे क्या था, ऑब्जर्वर ही मोशन में था, यहां रेस्ट में, एंड सोर्स इज इन मोशन, सोर्स इन मोशन, क्लियर है? तो यहां कहानी थोड़ी बदल जाती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि जो सोर्स है, सोर्स की स्पीड vs है, ये हमारी स्पीड ऑफ सोर्स बॉडी, और इससे साउंड भी निकलेगी। यहाँ v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। देखिए जब गाड़ी चलती है, गाड़ी में मान लेते हैं आप बैठे हैं, तो गाड़ी की स्पीड जो है ना, गाड़ी के ऊपर आप बैठ के चल रहे हैं, गाड़ी के ऊपर आप बैठ के चल रहे हैं। लेकिन एक बात सोचिए, ये सोर्स को हम एस से डिनोट कर देना, ऑब्जर्वर को ओ से, क्लियर है? लेकिन साउंड ऐसा नहीं है, साउंड बैठ के नहीं चलती है। साउंड जब निकल गई गाड़ी से तो निकल गई, वो साउंड की स्पीड जो है वो है। वहां ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में साउंड की स्पीड बढ़ी हुई नजर आ रही थी। एक्चुअल में साउंड की स्पीड जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं होती है। आप अगर गाड़ी में चलें, गाड़ी में बैठकर जब चल रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड आपकी स्पीड हो जाएगी, लेकिन साउंड के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि साउंड किसी सीट में बैठ के नहीं चलता है, समझ रहे हैं? साउंड बस निकलती है, कहां से, सोर्स से। निकलने के बाद वो जब एयर में चलेगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो उसकी स्पीड है वो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और चूंकि यहां ऑब्जर्वर रेस्ट में है ना, अभी सोर्स मोशन में है, सोर्स का मोशन कितना है, स्पीड कितना है, vs गिवन है, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 0, किसकी, ऑब्जर्वर की। तो ऑब्जर्वर ही ग्राउंड हो गया, क्योंकि ऑब्जर्वर ग्राउंड के साथ चिपक के है, क्लियर है? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो तो वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में जो साउंड की स्पीड है वो भी रहेगी। ऑब्जर्वर अगर नजदीक आता तब वो साउंड को अप्रोच करता, बट ऐसा नहीं हो रहा है, क्लियर है? तो साउंड की जो स्पीड है वो v ही रहेगी। इससे पहले क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि ऑब्जर्वर ग्राउंड नहीं था, ऑब्जर्वर खुद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा था। ये बात आप ध्यान से रखें। तो जो स्पीड ऑफ साउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है, स्पीड ऑफ साउंड, वो आप v प्लस vs ना कर दें। ऐसा नहीं कि v और vs जुड़ता कब, जब साउंड खुद चढ़ के आता गाड़ी के ऊपर,
ऐसा नहीं है, साउंड बस निकल गया तो निकल गया। अब साउंड की स्पीड जो है वो कितनी रहेगी, v रहेगी। हाँ, अगर ऑब्जर्वर नजदीक आता तो फिर v प्लस वी नॉट होता। ये बात आप समझें बात को, ठीक है। तो गलती होती है, उस गलती का ख्याल रखें। जो हमारा अब क्या होगा स्पीड साउंड फॉर, तो ये किसके लिए, फॉर ऑब्जर्वर, वहां पे भी था वैसे, लिख दे रहा हूं फॉर ऑब्जर्वर, v का v ही रहेगा। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज वेव लेंथ, लैम्डा इज ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स। जब प्रोड्यूस होता है वही वाला, वेव तो आगे बढ़ता है एक्चुअली, लेकिन ठीक है समझने के लिए चीज़ है। जैसे यहाँ पे हम बना दें, है ना, दो तरह से इसको समझेंगे। ये हमारा, आंख मत समझिए, सोर्स ऑफ साउंड है, क्लियर है। ये इस तरह से बस एक समझने के लिए, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट में, और यहाँ पे हमारा वेव 1 मान लेते हैं, यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, वेव 2, है ना। और ये स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, v, वेव आगे बढ़ रही है v स्पीड से, सोर्स भी आगे बढ़ रही है vs स्पीड से, है ना। और मान लेते हैं कि जो हमारा ये वाला है वो t टाइम में, कितना टाइम में, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये आगे बढ़ा, है ना। ये अभी सोर्स मतलब यहीं पे है, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आगे इतना बढ़ गया, अब यहाँ पे है ये, ठीक है। अब ये जो चला, vs का मतलब क्या, vs मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड में कितना चला, vs चला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मानते हैं अभी, है ना। तो t सेकंड्स में कितना चलेगा, vs इंटू टी, तो ये डिस्टेंस कितना कवर कर लिया बताइए, ये हो गया vs इंटू टी। अब जो साउंड दूसरा वाला प्रोड्यूस होगा, दूसरा वेव समझ जाइए, वो यहाँ से ना प्रोड्यूस होगा, क्लियर है, वेव 2 यहाँ पहुँच गया हमारा, क्लियर है। तो ये जो चला v स्पीड से, देखिए एक सेकंड, ये v मीटर पर सेकंड है, सेम वही बात, ये किसकी स्पीड है, साउंड की, और ये किसकी, सोर्स की, सोर्स खुद चल रहा है। तो एक सेकंड में साउंड v चला, v मीटर, है ना, या v चला, तो t सेकंड में कितना चलेगा, दोनों के लिए tt टाइम, तो vt हो जाएगा। साउंड चला vt और सोर्स चला vst, तो साउंड तो यहाँ पहुँच गया है, ये कितना हो गया बोलिए, vst। लेकिन अब सोर्स यहाँ पहुँच गया, इफेक्टिवली जो वेवलेंथ होगा वो ये वाला होगा, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा वेवलेंथ इफेक्टिव वाला, यही होगा ऑब्जर्वर के, यही होगा वेवलेंथ, यही क्या होगा हमारा वेवलेंथ, कितना होगा, देखिए यहाँ अब था, पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुंच चुका है ना, यही अगर होता तो ये वेवलेंथ होता, समझ रहे हैं हम लोग, तो वेवलेंथ यही ना निकालते, ये वाला वेवलेंथ होता है, बट ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सोर्स खुद आगे बढ़ रहा है। तो सोर्स अब जहाँ पे है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यही हमारा क्या होगा, इफेक्टिव वेवलेंथ। आप सोच रहे होंगे अगर यही पार हो जाए तो वो सोनिक बूम वगैरह की कहानी है, ऐसा हो सकता है कि सोर्स की स्पीड साउंड की स्पीड क्रॉस कर जाए तो वो बूम, सोनिक बूम पढ़े होंगे आप, वो बात का टॉपिक है। तो ये इफेक्टिव हमारा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया, जिसको हमें कंसीडर करना है। कितना होगा आप देखिए, ये हो जाएगा, ये vst से क्या हटा दीजिए, vs, आई एम सॉरी, ये तो vt होगा, vt जितना साउंड चला और जितना सोर्स चला दोनों घटा देंगे, माइनस vst, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो गया लैम्डा इफेक्टिव का, vt माइनस vst, है ना। ये जो वेवलेंथ है ये दोनों के लिए, ऑब्जर्वर के लिए नहीं, दोनों के लिए वेवलेंथ यही है। अब फॉर ऑब्जर्वर एज वेल एज सोर्स, सोर्स भी तो आगे बढ़ गया ना, क्लियर है। तो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के लिए ये लैम्डा ही vt माइनस vst हो गया। vt v क्या है, v स्पीड ऑफ साउंड, t टाइम जितना लगा उतने टाइम में साउंड इतना आगे बढ़ा और सोर्स इतना आगे बढ़ा। ऑब्वियसली यहाँ पे सोर्स की स्पीड साउंड की स्पीड से कम लेना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। ये तो एक वन ऑफ द वेज हो गया जिससे आप इसको समझ पाए। दूसरा वे क्या है, इसको मिटा दे रहा हूं, अगर आपको समझ आ जाए इसको नोट कर लीजिए, है ना। दूसरा वे क्या है कि हमारे पास जो सोर्स ऑफ साउंड है, मान लेते हैं यहाँ पे इसका ये वेव है, ठीक है, बस नज़दीक है, थोड़ा सा ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ। ये सोर्स थोड़ा आगे बढ़ेगा, है ना, और ये स्पीड जो इसकी है, ये चला कितना स्पीड vst। अब यहाँ से वो अपना प्रोड्यूस करेगा साउंड, ठीक है, ये वाला नज़दीक वाला, और ये यहाँ पहुँच गया है। अब ये यहीं अगर रहता तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यही वेवलेंथ होता, लेकिन अभी यहाँ पहुँच गया है। अब जो डिस्टेंस होगा इफेक्टिवली ये वाला लैम्डा ही लेना है, और ये जो पहुँचा ये साउंड की स्पीड के रिस्पेक्ट में, तो ये vt, तो vt और vst का डिफरेंस ही तो लैम्डा ही है ना। तो लैम्डा ही क्या हो गया, vt माइनस vst। जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया t टाइम में साउंड और जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया t टाइम में कौन, सोर्स, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल गिव द इफेक्टिव वेव लेंथ। ओके, इतनी बात आपको समझ आ गई। तो यहाँ से हमारा जो लैम्डा ई है वो क्या हो गया, t कॉमन,
है ना, इन v माइनस वी एस। क्लियर है? तो लैम्डा इफेक्टिव कितना हो गया, ये हो जाएगा टाइम पीरियड होता कितना 1 बाई फ्रीक्वेंसी, जानते हैं ना फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, तो v माइनस वी एस यहाँ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हमारा लैम्डा इफेक्टिव आ गया। अब जो ऑब्जर्व्ड हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी, v, मैंने क्या बोला था, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ साउंड विल रिमेन सेम, वो v रहेगा, और वेवलेंथ बदल गया तो f नॉट क्या हो गया हमारा v बाई वेवलेंथ इफेक्टिव कितना v माइनस वी एस, और ये फ्रीक्वेंसी किसका है, सोर्स का। क्लियर है? तो जो हमारे पास f नॉट आया वो हो गया v बाई v माइनस वी एस, और ये fs ऊपर चला आया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा, नीचे वाला छोटा है ऊपर वाला बड़ा है, क्योंकि यहाँ घटा हुआ है, समझ रहे हैं। तो नीचे छोटा ऊपर बड़ा, मतलब ओवरऑल ये किससे 1 से बड़ा है, मतलब f नॉट fs से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है? तो ये इंप्लाई कर रहा है कि f नॉट fs से बड़ा है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए, सोर्स ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स को अप्रोच करे, फॉर्मूला अलग अलग है लेकिन दोनों में एक ही फाइनल रिजल्ट मिल रहा है कि जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? तो जो फ्रीक्वेंसी पहले थी, मतलब जो सोर्स वाली फ्रीक्वेंसी एक्चुअल, उससे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। दैट इज फ्रीक्वेंसी बढ़ गया जब सोर्स को कौन अप्रोच किया, आई एम सॉरी, ऑब्जर्वर को सोर्स अप्रोच किया। दोनों ही केस में हमारा सेम रिजल्ट मिला आखिर। ओके, अब जस्ट इसका उल्टा आप सोच सकते हैं कि ऑब्जर्वर, जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो क्या होगा, समझ रहे हैं? चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसको करने से क्या हो जाएगा, बस इसकी उल्टी कहानी होगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो समझ ही रहे होंगे, है ना। तो केस 2 में अगर ऐसा हो जाए, मैं यहाँ पे छोटा सा कर दे रहा हूँ, अगर ये जो सोर्स है हमारा दूर भागने लगे, क्या होने लगे, जो सोर्स है ये इधर जाने लगे, इधर जाने लगेगा, तो हमारा जो फार्मूला आएगा सेम वही, है ना, वो हो जाएगा एफ नॉट बराबर v बाई वी प्लस वी एस इंटू क्या होगा एफ एस। तो इस केस में देखिए नीचे वाला बढ़ गया, दैट इज एफ नॉट एफ एस से कम हो गया। क्लियर हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है, ये सेपरेट हो रहा है, भाग रहा है इधर। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जर्वर भी उधर जा रहा है और सोर्स भी उधर जा रहा है, वॉट एवर द केस। अगर सेपरेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व्ड है दैट विल डिक्रीज, और अगर अप्रोच होगा तो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज जो ऑब्जर्व्ड वाली है। और अगर क्या ना हो, कोई रिलेटिव मोशन ही ना हो, तो कोई डॉपलर इफेक्ट हमें शो नहीं होगा। क्लियर है? ये बातें हो गई। मुझे लगता है जितने सारे फॉर्मूले आपकी किताब में गिवन है अब आपको समझ आ गया होगा। तो डॉपलर इफेक्ट का इससे ज़्यादा डिटेल आई डोंट थिंक कि कहीं आपको मिलने वाला है ना। अगर मिले तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, आई विल बी हैप्पी, मैं भी देखूंगा उसी चीज़ कहाँ पे इतना डिटेल्ड है। केस 3 में क्या हो सकता है कि दोनों ही ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों ही क्या करे, मोशन में रहे और रिलेटिव मोशन भी हो। केस 3 वैसे ये आपका नहीं गिवन है, तब भी ये मेन यही है, व्हेन एस मतलब सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर इन मोशन। और ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन भी होना चाहिए। ऐसा अगर ऑब्जर्वर और सोर्स एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड में चले तो फिर तो कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं होगा। तब हमारा क्या होगा, एफ नॉट बराबर, पहला फॉर्मूला में क्या आया था, पहले क्या आया था हमारा शुरू में v प्लस वी नॉट बाई वी आया था ना, v प्लस वी नॉट बाई वी आया था, ये माइनस भी आया था, इंटू क्या आया था एफ एस। उसके बाद वाले फॉर्मूले में क्या आया, v बाई वी प्लस माइनस वी एस, समझ रहे हैं। तो यहां पे भी आ रहा था प्लस माइनस वी एस। तो एक्चुअल में ये जनरली ऐसा आएगा, समझ रहे हैं ये क्या फॉर्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लेकिन अगर यहाँ माइनस प्लस लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर अप्रोच होगा, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस मतलब क्या, बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, और नीचे घटेगा तो बढ़ेगा, तो यहाँ माइनस लगा दिए, प्लस के साथ माइनस, है ना, और माइनस के साथ हमने प्लस लगाया। कुछ भी हो सकता है। वैसे देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक मैं केस लूँ कि जो ऑब्जर्वर है वो इधर जा रहा है और सोर्स इधर आ रहा है ना। सोर्स की स्पीड थोड़ी कम रखें, कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है वैसे, है ना। एफ नॉट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अप्रोच हो रहा है, अप्रोच होने का मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो ऊपर वाला बढ़ाना पड़ेगा, तो v प्लस वी नॉट, नीचे वाला घटाना पड़ेगा तब तो बढ़ेगा, तो ये होगा v माइनस वी एस
इंटू एफ एस, सिंपल हो गया आंसर। बढ़ाना है तो है, तो दोनों केस में बढ़ाना पड़ेगा, मतलब दोनों तरह से, ऊपर वाला बढ़ाना है तो प्लस होगा, नीचे वाला बढ़ाना है मतलब पूरा बढ़ाना है तो नीचे वाला को घटाना पड़ेगा। ओवरऑल तो बढ़ाना है ना, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। इसको बढ़ाने के लिए ऊपर वाला जो भी एक्सप्रेशन होगा दैट विल टू मेक दैट इंक्रीज, आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ओवरऑल बढ़ाना है तो नीचे वाला वैल्यू घटाना पड़ेगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। इतनी बात तो समझ रहे हैं ना। जैसे मैं लिखूँ एक्स बाई वाई, एक्स का वैल्यू बढ़ने से एक्स बाई वाई बढ़ेगा और वाई का वैल्यू घटने से एक्स बाई वाई बढ़ेगा। समझ रहे हैं, आसान बात है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि ऑब्जर्वर आगे जा रहा है और सोर्स भी आगे जा रहा है, डिफरेंट स्पीड, सेम स्पीड होते हुए बेकार हो जाएगा। क्या होगा बोलिए, ये हो जाएगा हमारा, क्या करें बताइए। तो अगर ये तो अप्रोच कर रहा है, यहां दोनों ही अप्रोच कर रहा था, अब ये अप्रोच कर रहा है, ये सेपरेट करने वाली बात कर रहा है। तो जो अप्रोच कर रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स को अप्रोच कर रहा है, दैट इज v प्लस वी नॉट, और सोर्स ऑब्जर्वर से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो जाएगा, मतलब क्या होगा, कम कराने की कोशिश करेगा तो नीचे होगा v प्लस वी एस। एक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, घटाने की कोशिश कर रहा है, हो गया हमारा खत्म। कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से थर्ड नंबर, अगर ऐसा हो कि ऑब्जर्वर इधर जा रहा है और सोर्स इधर जा रहा है, तो जो हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगा, देखिए सोर्स ऑब्जर्वर के पीछे आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोर्स ऑब्जर्वर को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, और ऑब्जर्वर दूर भागने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, अगर ऑब्जर्वर पहले वाला तो हम ऑब्जर्वर लिए थे, तो यहां क्या हो जाएगा, ऊपर वाला v माइनस वी नॉट। क्यों, क्योंकि जब ये तो भागना चाह रहा है ना, भागना का मतलब ये कम होना चाह रहा है, तो ऊपर को कम कर रहा है, और ये अप्रोच कर रहा है मतलब बढ़ाना चाह रहा है, दैट इज v प्लस वी एस। आई एम सॉरी, बढ़ाने के लिए यहाँ घटाना ही पड़ेगा, यहाँ जितना कम होगा उतना बढ़ेगा वैल्यू। ठीक है, ये बात अगर आपको नहीं भी समझ आए तो नो वरीज, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आ जाएंगी। हो सकता है बहुत टफ लग जाए, है ना, तो इस तरह से और भी केस हो सकता है, कुछ भी। चौथा नंबर भी ले लेते हैं, जैसे ये केस है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है और सोर्स इधर जा रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, दोनों ही सेपरेशन की बात कर रहा है, ऑब्जर्वर भी सोर्स से भाग रहा है, सोर्स भी ऑब्जर्वर से भाग रहा है, तो इस केस में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो घटेगी दोनों केस में। तो क्या होगा, v और v नॉट, घटाना है तो माइनस लगाएंगे ऊपर, और नीचे क्या होगा, और घटाना है तो नीचे और बढ़ा देंगे, तो v प्लस वी एस इंटू एफ एस। क्योंकि दोनों ही वे से क्या होगा, घटेगा, तो ऊपर घटाएंगे तो घटेगा, नीचे बढ़ाएंगे तो घटेगा, तो ऊपर घटाना है नीचे बढ़ाना है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी, डॉपलर इफेक्ट की, और मैं डिटेल समझाने की कोशिश की, आपकी किताब में जितना है उससे भी ज़्यादा। आई थिंक कि आपको बड़ा मजा आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।